क्या एक कोमा में पड़ा इंसान जो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकता, क्या वो अपने कपड़े खुद बदल सकता है? पिछले एक साल से मैंने अपनी दुनिया हॉस्पिटल के एक कमरे तक सीमित कर ली थी। मेरा पति रोहन कोमा में था। मैं उसकी नर्स थी, उसकी पत्नी थी और उसकी परछाई थी। डॉक्टर कहते थे कि वो कुछ महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उस एक शाम एक बहुत छोटी सी चीज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जब मैंने रोहन के पैरों से कंबल हटाया तो देखा कि मेरा नाम प्रिया है। पिछले एक साल से मेरी जिंदगी एक ठहरी हुई झील की तरह थी, शांत लेकिन अंदर से बहुत गहरी और उदास। मेरे पति रोहन कोमा में थे। यह सब ठीक एक साल पहले हमारी शादी की 7वीं सालगिरह पर शुरू हुआ था। रोहन और हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, हम एक दूसरे के लिए पागल थे। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे बीच का रोमांस आज भी वैसा ही था जैसा नई शादी में होता है। मुझे आज भी एक्सीडेंट से 2 दिन पहले की वह बारिश वाली रात याद है। उस रात बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। मैं बेडरूम में खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। मैंने एक हल्की नीले रंग की साटन की नाइटी पहनी हुई थी। तभी रोहन पीछे से आए। उन्होंने धीरे से अपनी बाहें मेरी कमर पर लपेट दी। उनके हाथ ठंडे थे, लेकिन उनका स्पर्श मेरे बदन में आग लगाने के लिए काफ़ी था। उन्होंने मेरे गीले बालों को मेरी गर्दन से हटाया और मेरे कंधे पर एक गर्म और गहरा प्यार किया। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं उनकी तरफ मुड़ी। कमरे की हल्की सी रोशनी में उनकी आंखों में मेरे लिए वो प्यास साफ दिख रही थी। प्रिया, तुम आज कयामत लग रही हो, उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में कस लिया, इतना कसकर कि मैं उनकी धड़कन महसूस कर सकती थी। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और बिस्तर पर ले गए। उस रात बाहर तूफान था और हमारे कमरे में इश्क का तूफान। उनकी उंगलियां मेरे चेहरे पर, मेरी कमर पर रेंग रही थी। हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए थे। वह रात, वह स्पर्श, वह नज़दीकी, सब कुछ इतना सच्चा लगता था। लेकिन अब वही रोहन इस हॉस्पिटल के बिस्तर पर एक जिंदा लाश की तरह पड़े थे। उस एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। वह सालगिरह के दिन केक लेने गए थे और एक चौराहे पर 2 ट्रकों की टक्कर में फंस गए। डॉक्टर ने कहा कि उनका दिमाग काम कर रहा है, लेकिन शरीर पूरी तरह से सो गया है। मेरा पूरा साल बस उनकी सेवा में निकल गया। सुबह 6 बजे उठकर घर का काम, फिर दिन भर कपड़ों की दुकान पर नौकरी और शाम को वापस हॉस्पिटल में। मैं उनकी नर्स नहीं, उनकी पत्नी थी, इसलिए मैं उनका हर काम खुद करती थी। जब मैं रोज़ शाम को हॉस्पिटल आती तो दरवाज़ा बंद करके उनके कपड़े बदलती थी। अक्सर जब मैं गीले तौलिए से उनके नंगे बदन को पोंछती तो मेरी उंगलियां उनके सीने पर ठिठक जाती थी। मैं उनके चौड़े कंधों को छूती, जिन्हें कभी मैं हक से चूमती थी। मैं उनके कानों के पास झुकती और धीरे से फुसफुसाती, रोहन उठ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बाहों की ज़रूरत है। मुझे वो रातें याद आती हैं। मैं अपना सर उनके सीने पर रख देती, इस उम्मीद में कि शायद उनकी धड़कन तेज हो जाए, शायद उनके हाथ उठकर मुझे गले लगा लें। लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, ना कोई हरकत, ना कोई स्पर्श। उनका शरीर वहाँ था, लेकिन वह रोहन गायब था, जो मुझे कभी दीवानों की तरह प्यार करता था। मैं अक्सर रात को उनकी बगल में उस हॉस्पिटल की खाट पर लेट जाती, अपना एक पैर उनके पैरों पर रखकर, अपना हाथ उनके पेट पर रखकर सोने की कोशिश करती। कभी कभी मुझे महसूस होता कि उनकी सांसों की गर्मी बदल रही है, लेकिन डॉक्टर कहते थे
कि ये सिर्फ मेरा वहम है। मैं एक तरफा प्यार निभा रही थी। उनकी बेजान आंखों में उम्मीद ढूंढ रही थी। मैं नहीं जानती थी कि जिस बदन को मैं इतनी शिद्दत और पवित्रता से पूज रही थी, वह बदन और वह दिमाग मेरे साथ एक बहुत गंदा खेल खेल रहा था। वह नवंबर का महीना था और दिल्ली में हल्की सी ठंड शुरू हो चुकी थी। शाम के वक्त हवा में सिहरन होती थी, इसलिए मैंने रोहन का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि कोमा के मरीजों को ठंड जल्दी लगती है क्योंकि उनका शरीर तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता। वह एक मंगलवार का दिन था। ये दिन मुझे मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक याद रहेगा। सुबह के 8 बज रहे थे। मुझे दुकान पर जाने की जल्दी थी। मैंने रोहन को स्पंज किया और उनके लिए मोजे निकाले। वे गहरे हरे रंग के ऊनी मोजे थे। मुझे ये मोजे बहुत अच्छे से याद थे क्योंकि 2 दिन पहले ही उस मोजे के अंगूठे के पास एक छोटा सा छेद हो गया था। मैंने खुद सुई धागे से उस छेद को सिला था। उस हरे मोजे पर काले रंग का धागा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपने हाथों से वह मोजे उनके ठंडे और बेजान पैरों में पहनाए। फिर मैंने उन्हें ऊपर तक कंबल उड़ाया, उनके माथे को चूमा और कहा कि शाम को मिलती हूँ। रोहन, अपना ख्याल रखना। फिर मैं काम पर चली गई। दिन भर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ रही। मैं थक कर चूर हो गई थी। शाम को 6 बजे जब मैं वापस हॉस्पिटल के उस कमरे में घुसी तो सब कुछ वैसा ही शांत था। मशीन की बीप बीप की आवाज़ गूंज रही थी। रोहन बिल्कुल उसी पोजीशन में लेटे थे जैसे मैं छोड़कर गई थी। मैं कुर्सी पर बैठी और अपनी आदत के मुताबिक उनके पैरों की मालिश करने के लिए कंबल को पैरों की तरफ से हटाया। जैसे ही मेरी नज़र उनके पैरों पर पड़ी, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गई। रोहन के पैरों में सफ़ेद रंग के मोजे थे। मैं अपनी आंखों को मलने लगी। क्या मुझे थकान की वजह से गलत दिख रहा है? मैंने झुक कर ध्यान से देखा। नहीं, वह बिल्कुल साफ सफ़ेद सूती मोजे थे। मेरा दिमाग चकरा गया। प्रिया, क्या तू पागल हो गई है? मैंने खुद से पूछा। क्या तूने सुबह हरे मोजे नहीं पहनाए थे या तूने सफ़ेद पहनाए थे और तुझे याद नहीं? मैं अपनी याददाश्त पर जोर देने लगी। नहीं, मुझे पक्का याद था। वह काला धागा, वह सिलाई, वह गहरा हरा रंग। मैं गलत नहीं हो सकती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत कमरे से बाहर झांका और नर्स अनीता को आवाज़ दी। अनीता हमारी पुरानी नर्स थी और बहुत भरोसेमंद थी। अनीता, सिस्टर, 1 मिनट इधर आइए। मेरी आवाज़ में घबराहट थी। अनीता दौड़ कर आई। क्या हुआ प्रिया जी? रोहन सर ठीक तो हैं? मैंने कांपते हाथ से रोहन के पैरों की तरफ इशारा किया। अनीता, क्या आपने रोहन के मोजे बदले थे या किसी और नर्स ने? अनीता ने हैरानी से मोजों को देखा, फिर अपनी फाइल चेक की। नहीं प्रिया जी, आज तो स्पंजिंग का दिन भी नहीं था और नियम के मुताबिक अगर हम मरीज के कपड़े बदलते हैं तो हमें इस चार्ट में टाइम लिखना पड़ता है। देखिए, आज की तारीख में यहाँ कोई एंट्री नहीं है। तो फिर ये सफ़ेद मोजे कहाँ से आए? मैं लगभग चिल्लाई। मैं सुबह हरे मोजे पहनाकर गई थी। अनीता ने मुझे कहा कि शायद आपको वहम हुआ होगा। प्रिया जी, आप बहुत काम करती हैं, शायद नींद पूरी ना होने की वजह से आप भूल गई होगी कि आपने कौन से मोजे पहनाए थे। नर्स की बात सुनकर एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं ही पागल हो रही हूँ। शायद मेरा दिमाग काम के बोझ से थक चुका है। नर्स चली गई, लेकिन मेरा शक नहीं गया। अपने शक को दूर करने के लिए मैंने रोहन का पर्सनल लॉकर खोला। ये एक छोटी लोहे की अलमारी थी जहाँ मैं उनके धुले हुए कपड़े रखती थी। मेरा हाथ कपड़ों के ढेर के नीचे गया और तभी मेरी उंगलियों को कुछ ऊनी सा महसूस हुआ। मैंने उन कपड़ों को हटाया और जो देखा
उसने मेरे होश उड़ा दिए। वही गहरे हरे मोजे जो मैंने सुबह पहनाए थे, लॉकर के सबसे कोने में एकदम पीछे दबाकर रखे हुए थे। मैंने कांपते हाथों से उन्हें बाहर निकाला। अगर रोहन कोमा में है तो उसने मोजे कैसे उतारे, और अगर किसी नर्स ने बदले होते तो वह गंदे कपड़ों की बास्केट में डालती, वापस साफ कपड़ों के बीच लॉकर में क्यों छुपाती। मैंने उन हरे मोजों को रोशनी में देखा। मेरी नज़र उनके तलवों पर पड़ी। वे मुझे नीचे से काले हो रहे थे। उन पर धूल लगी थी, वैसी धूल जो तब लगती है जब कोई इंसान मोजे पहनकर जमीन पर चलता है। एक कोमा का मरीज जो हिल भी नहीं सकता, उसके मोजों पर चलने के निशान कैसे आ सकते हैं। मैं मोजों को हाथ में लिया, रोहन की तरफ मुड़ी। वह गहरी नींद में था। उनका चेहरा मासूम लग रहा था, लेकिन अब उस मासूमियत पर मुझे डर लगने लगा था। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस कमरे में मेरे और रोहन के अलावा कोई तीसरा भी है, या फिर वह रोहन जो बिस्तर पर लेटा है वह वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उस रात मैंने उन गंदे हरे मोजों को अपने बैग में रख लिया, एक सबूत की तरह, और ठान लिया कि मैं इस रहस्य की तह तक जाकर रहूंगी। अगले 2 दिन तक मैं रोहन पर नज़र रखती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब कुछ सामान्य था, लेकिन वह मोजे वाली बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। मुझे सच्चाई जाननी थी। तीसरे दिन मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैं बाजार गई और अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से एक छोटा सा जासूसी कैमरा खरीदा। ये कैमरा इतना छोटा था कि किसी को नज़र नहीं आता। शाम को हॉस्पिटल जाकर मैंने नर्स से झूठ बोला। मैंने कहा, मुझे लगता है कि जो नया वार्ड बॉय है वह ठीक से सफाई नहीं करता। मैं देखना चाहती हूँ कि वह मेरे पीछे क्या करता है। नर्स ने मुझे इजाज़त दे दी, क्योंकि वे मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। मैंने कैमरा रोहन के बिस्तर के सामने रखी किताबों की शेल्फ पर छिपा दिया। उसे कुछ पुरानी किताबों के बीच ऐसे सेट किया कि पूरा बिस्तर साफ दिखाई दे। कैमरा मोशन सेंसर वाला था, यानी अगर कमरे में कोई हलचल होती है तो वह रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। मैं घर चली गई, लेकिन मेरा मन हॉस्पिटल में ही था। अगले 3 दिन तक मैंने रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन उसमें सिर्फ नर्सें आती जाती दिखी। मैं निराश होने लगी थी। मुझे लगा शायद मुझे वहम हुआ था, लेकिन चौथे दिन की रिकॉर्डिंग ने मेरी दुनिया ही हिला दी। मैं घर पर थी। मैंने लैपटॉप पर मेमोरी कार्ड लगाया, वीडियो चालू किया। रात के 1 बजे तक सब शांत था। रात के 2:15 पर वीडियो में कुछ हरकत हुई। स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। बिस्तर पर लेटा हुआ रोहन हिला। सिर्फ हिला नहीं, उसने अपनी आंखें खोली। उसने धीरे से अपना कंबल हटाया। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाया, जैसे कोई लंबी नींद के बाद शरीर को खोल रहा हो। फिर वह खड़ा हो गया। मेरा कोमा में गया पति, जिसके लिए डॉक्टर कहते थे कि वह शायद कभी नहीं चलेगा, वह अपने पैरों पर सीधा खड़ा था। मैं वीडियो को बिना पलक झपकाए देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू नहीं थे, ये धोखे के आंसू थे। वीडियो में रोहन ने बिस्तर के नीचे से एक बैग निकाला। उसमें से उसने चिप्स का पैकेट निकाला और खाने लगा। फिर उसने लॉकर से एक फ़ोन निकाला, एक ऐसा फ़ोन जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। उसने किसी को कॉल किया। मैंने आवाज़ तेज की। कैमरा अच्छी क्वालिटी का था, इसलिए आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। रोहन फ़ोन पर कह रहा था, हाँ चिंता मत करो, प्रिया को कुछ नहीं पता, वह बेचारी तो बस मेरी सेवा में लगी है। डॉक्टर भी बेवकूफ़ हैं, बस 2 महीने और रुक जाओ, इंश्योरेंस का पैसा आते ही मैं ये नाटक ख़त्म कर दूंगा। तब तक मैं कोमा में ही ठीक हूँ। बाहर निकलूँगा तो वे लोग मुझे मार डालेंगे जिनसे मैंने उधार लिया है। वह हंसा, और वह हंसी जो मुझे कभी बहुत प्यारी लगती थी आज किसी शैतान की हंसी लग रही थी।
फिर उसने फ़ोन रखा। उसने कमरे में थोड़ा वॉक किया, शायद इसीलिए मोजे गंदे हो जाते थे। फिर सुबह होने से पहले 4 बजे के करीब उसने वापस सब कुछ छुपा दिया। उसने मोजे बदले, शायद गलती से उस दिन सफ़ेद पहन लिए थे। वापस बिस्तर पर लेटा और वैसे ही बेजान बन गया जैसा वह पिछले 1 साल से नाटक कर रहा था। मैं लैपटॉप बंद करके ज़मीन पर बैठ गई। 1 साल 335 दिन मैंने अपनी नौकरी, अपनी खुशियाँ, अपने त्योहार, अपनी नींद सब छोड़ दी। मैं उसके मल मूत्र साफ करती रही। मैं उसके लिए भगवान से भीख तक मांगती रही। और वह वहाँ लेटे लेटे चिप्स खा रहा था और मेरी बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। उसे बाहर के लोगों से डर था। शायद उसने जुए या सट्टे में पैसा हारा था और गुंडे उसके पीछे थे। उसने एक्सीडेंट का बहाना बनाया, कोमा का नाटक किया ताकि उसे पैसा न देना पड़े और अंत में बीमा का मोटा पैसा मिल जाए। मेरे प्यार का इस्तेमाल उसने एक ढाल की तरह किया था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मन किया अभी जाकर उसका गला दबा दूं, लेकिन नहीं, मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाली थी। अगले दिन मैं हॉस्पिटल गई। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। रोहन वैसे ही लेटा था जैसे वह दुनिया का सबसे लाचार इंसान हो। मैं उसके पास गई। मैंने हमेशा की तरह उसके सर पर हाथ नहीं फेरा। मैं कुर्सी पर बैठी और डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर, कृपया जल्दी आइए, मुझे रोहन में कुछ हरकत दिखी है। मैंने झूठ बोला। डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए आए। क्या हुआ प्रिया? डॉक्टर ने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर, मुझे लगता है रोहन ठीक है। क्या आप एक बार वह पिन चुबाने वाला टेस्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है आज उन्हें दर्द महसूस होगा। रोहन की आंखों की पलकें हल्की सी झपकी। वह डर रहा था। डॉक्टर ने सुई निकाली। उन्होंने रोहन के पैर में जोर से सुई चुभाई। रोहन ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दर्द तेज था और वह सतर्क नहीं था। उसका पैर जोर से हिल गया और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। डॉक्टर हैरान रह गए। ये तो चमत्कार है, इसमें तो होश है। मैंने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और वह वीडियो चला दिया जो मैंने रिकॉर्ड किया था। मैंने वह वीडियो डॉक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जो एक्सीडेंट केस के सिलसिले में अक्सर आते थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने गुस्से में रोहन की ओर देखा। मिस्टर रोहन, अब नाटक बंद कीजिए। रोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में शर्म नहीं थी, बल्कि पकड़े जाने का डर था। प्रिया, मेरी बात सुनो, उसने बोलने की कोशिश की। मैं उसके करीब गई। मैंने जोर से एक तमाचा उसके गाल पर मारा। आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। 1 साल रोहन, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का 1 साल तुम्हें दिया। मैंने तुम्हें बच्चे की तरह पाला और तुमने मुझे सिर्फ एक मोहरा समझा। तुम अपनी जान बचाने के लिए छिपे थे, लेकिन तुमने मेरी जान ले ली। पुलिस ने रोहन को गिरफ्तार कर लिया। उस पर बीमा कंपनी से धोखाधड़ी और पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगा। पता चला कि उस पर करोड़ों का कर्ज था और वह अपनी मौत का नाटक करके विदेश भागने वाला था। जिस दिन पुलिस उसे ले जा रही थी, उसने मुड़कर मुझे देखा। प्रिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, मजबूर तुम नहीं थे रोहन, मजबूर मैं थी अपने प्यार की वजह से, लेकिन आज मैं आज़ाद हूँ। मैंने अपनी शादी की अंगूठी उतारी और उसके बिस्तर पर फेंक दी। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली। बाहर सूरज चमक रहा था, हवा ताजी थी। पिछले 1 साल में पहली बार मुझे लगा कि मैं सांस ले सकती हूँ। चेन्नई का शोर अब मुझे परेशान नहीं कर रहा था। मेरे सामने एक नई जिंदगी थी। ये मुश्किल होगी, मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी, लेकिन कम से कम ये जिंदगी सच्ची होगी। मैंने पीछे मुड़कर हॉस्पिटल की तरफ नहीं देखा। मैंने एक ऑटो रोका और अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।